गुड इवनिंग। आज हम लोग अपना डीपीएस 21 का डिस्कशन कर रहे हैं। होपफुली जितनी पुरानी डीपीएस पेंडिंग थी, अगर उनके सॉल्यूशंस पेंडिंग थे, आपने सब देख लिया है क्योंकि हम सब कुछ अपलोड कर चुके हैं। तो हम लोग आज अपना डीपीएस 21 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए बात करें। इस क्वेश्चन में कहा गया कि जो मोमेंटम का रेशियो है इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का, वो कितना होगा अगर दोनों को रेस्ट से एक्सेलरेट कराया गया है थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो सबसे पहली बात तो ये, मोमेंटम जो होता है हमारा होता है 2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करी जाए तो बराबर होगी Q इंटू वी, यहाँ रूट गलत लगा हुआ है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी √2m/q_v। अगर आप मोमेंटम का रेशियो लें अब इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का, तो दोनों के मासेस अलग अलग, दोनों के चार्जेस अलग अलग, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ये जो आपके पास सॉल्व होकर वैल्यू आएगी √ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है ट्यूब है जिसकी लेंथ है 1.05 मीटर, उसे आपने एक एंड पे क्लोज कर दिया, तो कुछ इस तरीके का है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया ये। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बता रखा है 336 मीटर पर सेकेंड। तो इन्होंने पूछा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है और नेक्स्ट हायर ओवरटोन कितना होगा। सबसे पहली बात तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए बात करें। अगर यहाँ पर आप ऑसिलेशन प्रोड्यूस कराते हैं तो वेव कुछ ऐसे जाएगी। तो सीधी बात है, ये वाला डिस्टेंस अगर वेव की वेवलेंथ है लैम्डा, तो ये वाला डिस्टेंस λ/4 हो जाएगा। तो λ/4 लेंथ के बराबर हो गया, या लैम्डा की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ लेंथ हो गई, जो कि आता है 4.2 मीटर्स। अब अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए बात करूं तो स्पीड अपॉन वेवलेंथ ये फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा, यानी 336 अपॉन 4.2, जो कि आता है 80 हर्ट्ज। अगर हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में बात करें तो उसमें हार्मोनिक्स ऑड होते हैं 1, 3, 5, 7। तो अगर पहला हार्मोनिक 80 है तो अगला इसका 3 गुना 240 होगा, फिर इससे अगला 5 गुना होता है 400 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 80 एंड 240 हर्ट्ज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करा एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे, तो उस बॉडी के लिए हमें बताना है कि उसका रिटार्डेशन कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो mg sin 45 नीचे की तरफ रखे लगेगा, mg cos 45 टुवर्ड्स द प्लेन, और नॉर्मल रिएक्शन उसके परपेंडिकुलर हो गया। ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ऐसे में फ्रिक्शन अपोज करने के लिए लगेगा नीचे की तरफ। तो अगर मैं रिटार्डेशन की बात करूं तो वो होगा mg sin 45 प्लस μn डिवाइडेड बाय m। कारण है दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे थे, और n की वैल्यू हो जाएगी mg cos 45। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, म्यू आपको गिवन है विच इज 0.5, तो यहाँ से सॉल्व होकर वैल्यू आती है 3g/2√2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इन्होंने कहा रेशियो हमें बताना है लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का बामर सीरीज की। लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब कि लीस्ट एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि एनर्जी लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और बामर का मतलब है सेकंड शेल में तो आएंगे ही इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन लीस्ट एनर्जी डिफरेंस तब होगा जब 3 से 2 में आएंगे। तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी। इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 1/λmax इक्वल्स r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, जो कि सॉल्व होकर आता है 5r/36। अगर मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए बात करूं तो वो होगा सीरीज लिमिट के लिए। कारण है एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा इसके लिए, तो ऑब्वियसली वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा। तो इन्फिनिटी से 1 के लिए बात करें तो उसके लिए 1/λ आता है r/4। अब आपको λmax अपॉन लैम्डा मिनिमम निकालना था, तो आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए विच कम्स आउट टू बी 9/5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया एक बॉडी को आपने प्रोजेक्ट करा है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अर्थ, और वो अर्थ के रेडियस जितनी हाइट तक ऊपर पहुंचती है। तो हमसे पूछा गया पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा कब होगा। पावर होता है F.V, जब फोर्स भी सबसे ज्यादा हो और स्पीड भी सबसे ज्यादा हो। आप एक बात सोच के देखें, फोर्स सबसे ज्यादा तब होगा जब बॉडी अर्थ के सबसे ज्यादा पास होगी, और स्पीड भी तभी सबसे ज्यादा होगी जब बॉडी अर्थ के सबसे ज्यादा पास होगी। तो इनफैक्ट इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, या तो बॉडी को जब फेंका गया है ऊपर, या बॉडी जब नीचे आके टकराई। इसमें करेक्ट आंसर होगा जब बॉडी अर्थ से जस्ट टकराने वाली होगी। उसका कारण है फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे उस इंस्टेंट पर। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका होगा ए, उस इंस्टेंट पर जब बॉडी अर्थ से जस्ट टकराने वाली है तब पावर मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर,
उस पर आपने प्रेशर लगाया 100 एटमॉस्फेयर का। क्वेश्चन में कहा गया अगर इसका वॉल्यूम 0.3 सेंटीमीटर क्यूब घट जाता है तो बल्क मॉडुलस क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये, बल्क मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेन भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस या प्रेशर की बात करें तो वो है 100 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में इन्होंने हमें बताया था कि 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और इसका वॉल्यूम घट जाता है 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो चेंज इन वॉल्यूम तो हो गया 0.3 और नीचे टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई 3 का क्यूब। तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है 1/120 पाई। बल्क मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो सॉल्व होके दिस कम्स आउट टू बी 12 पाई इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बात करें। इस क्वेश्चन में कहा गया बाइंडिंग एनर्जी किसी न्यूक्लियस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहले पार्ट में कहा गया एनर्जी जो चाहिए न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में तोड़ने के लिए, यही है बाइंडिंग एनर्जी। बी है एनर्जी जो जब तब मिलती है जब फ्री न्यूक्लियॉन्स कंबाइन करें न्यूक्लियस बनाने के लिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। और थर्ड है रेस्ट मास एनर्जी और न्यूक्लियस के मास की एनर्जी का सब्ट्रैक्शन अगर आप करें तो वो जो आएगा वो भी बाइंडिंग एनर्जी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बात करें। इस क्वेश्चन में कहा गया 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। इनके मैग्नीट्यूड्स हैं 5, 4 और 3। क्वेश्चन में पूछा गया है ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा। सबसे पहली बात तो 3, 4, 5 देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ हो जाएगी 5, ये 3, ये 4। अब क्वेश्चन में कहा गया ए वेक्टर है b प्लस सी के बराबर और a है 5 के बराबर। तो a तो हो गया ये 5, ये हो गया b, ये हो गया c। अब आपको एक तरीका तो है यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाइए, दूसरा तरीका पहले आगे जाएं फिर वहाँ से ऊपर जाएं। तो अगर इस वाले में हमसे a और c के बीच का एंगल पूछा गया है थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। तो थीटा कम्स आउट टू बी कॉस इनवर्स 3/5। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया एक व्यक्ति है नॉर्मली बातचीत कर रहा है, तो उसका जो इंटेंसिटी है साउंड का वो है 40 डेसिबल 1 मीटर के डिस्टेंस पे। अब इन्होंने कहा अगर थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी रीजनेबल ऑडिबिलिटी, मतलब आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाए, ठीक ठाक आवाज़ आए, उसके लिए 20 डेसिबल है। तो इन्होंने कहा मैक्सिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए उस पर्सन का, द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच पर्सन कैन बी हर्ड क्लियरली, कितना डिस्टेंस ये होना चाहिए। तो इसके लिए हम बात करें, मान लीजिए जो पर्सन है जब वो बोल रहा है तो उसका पार है p। तो इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगा पार अपॉन एरिया, और एरिया हो जाएगा 4 पाई इंटू r², r की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं लाउडनेस की बात करूं तो वो होगी 10 टाइम्स ऑफ log बेस 10 I1 अपॉन I0। I0 जहां पर एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि बराबर होती है 10⁻⁻10 के। उसको हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप इस वाली वैल्यू को 40 के बराबर रख दें। और I1 को हम रख सकते हैं P अपॉन 4 पाई। अब उसके बाद अगर हम डिस्टेंस R पर चले जाएं तो इंटेंसिटी हो जाएगी P अपॉन 4 पाई R², और उसके अकॉर्डिंगली लाउडनेस आ जाएगा P अपॉन 4 पाई R² I0। तो अगर हम इसी लाउडनेस को कैलकुलेट करें तो ये आता है log A अपॉन B बराबर होता है log A माइनस log B। तो इसमें R² वाला पार्ट जो है वो 2 log R² अलग होगा, फिर जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, तो log R² की जगह यही वैल्यू बन जाएगी -2 log R। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो पहले वाला पार्ट है ये हमने पहले ही निकाला हुआ है, ये 10 के बराबर है। तो लाउडनेस जो बाद वाली 20 डेसिबल है दैट इज इक्वल टू 20 = 40 माइनस 20 log R। यहाँ से जब आप सॉल्व करते हैं तो log R आता है 1 या R आता है 10⁻1 यानी कि 10 मीटर्स। तो हद से हद आप 10 मीटर की दूरी पर जा सकते हैं अगर रीजनेबल ऑडिबिलिटी आप चाहते हैं। तो ज़्यादा दूरी पर जाएंगे तो आवाज़ बहुत कम या ना के बराबर आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया है कार है वो मूव कर रही है एक लाइन के अलॉन्ग, पहले किसी एक्सेलरेशन से चलती है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, रेस्ट से शुरू हुई, उसके बाद फिर यूनिफॉर्मली चलती है और फाइनली डिसलरेट करती है सेम रेट ए से, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही, और रेस्ट में आ जाती है। अगर टोटल टाइम है 25 सेकेंड्स का तो हमसे, और एक और बात इन्होंने बताई, अगर एवरेज स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड तो इन्होंने पूछा है कार कितनी देर तक यूनिफॉर्मली चलेगी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात,
मैक्सिमम स्पीड को हमने वी नॉट मान लिया, जो ना गिवन हो आप उसे अज्यूम कर लीजिए। तो सबसे पहले वाले पार्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी वी नॉट। हमने अज्यूम करा ये वाला टाइम है t1, तो यहाँ से t1 और मैक्सिमम स्पीड में एक रिलेशन आ गई, v बराबर u प्लस at लगा के वो आया t1 इक्वल्स वी नॉट बाय 5। इसके बाद बात करें थर्ड वाले पार्ट, यानी जब वो रिटार्ड हो रहा था उसके लिए भी अगर बात करी जाए तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, एक्सेलरेशन -5, फाइनल वेलोसिटी 0। तो v बराबर u प्लस at लगा के यहाँ से टाइम आता है उसके लिए वी नॉट बाई 5। तो आप एक बात सोच के देखें, जितना टाइम यहाँ उतना ही टाइम बिल्कुल राइट में। इसके बाद अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो वो है 25 सेकेंड्स, तो ऑब्वियसली t1 प्लस t2 प्लस t3 25 के बराबर आएगा, और यहाँ से हमारे पास t2 आ गया 25 माइनस 2 वी नॉट बाई 5, कारण है t1 भी वी नॉट बाई 5 था और t3 भी वी नॉट बाई 5 था। अब नेक्स्ट स्टेप एक छोटा सा है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इन्होंने हमें दिया था 20 और हमें टोटल टाइम दे रखा है 25, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाता है 500 मीटर्स। अब इसके बाद अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट आएगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ। जो हमने ग्राफ बनाया था अगर आप उसका एरिया देखेंगे तो आप पाएंगे ट्रेपेजियम का एरिया यही आएगा, इनटू वी नॉट बराबर दिस। यहाँ पर टाइम की वैल्यू को हमने वी नॉट की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करा और मैक्सिमम स्पीड को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम स्पीड ना पूछ के ये पूछा गया था कि पार्टिकल कितनी देर तक यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड से वो चलता था t2 टाइम के लिए, वो आता था 25 माइनस 2 वी नॉट बाई 5, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 15 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उसमें स्टेडी करंट जा रहा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जब कंडक्टर जा रहा है, कंडक्टर के अंदर करंट मूव कर रहा है, तो करंट के जाने की वजह से करंट डेंसिटी होगी। हमें पता है करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो जहां जहां पर करंट डेंसिटी होगी वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो पहला ऑप्शन ऑब्वियसली गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर इज 0, ऑब्वियसली वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। बी ऑप्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन आउटर सरफेस, ये बात भी गलत हो गई। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द कंडक्टर, कारण है वहां करंट डेंसिटी हो। इसके बाद बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट है, और सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। इसके बाद 13th क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ क्या होता है? पहली बात तो मैं बता दूं बैंडविड्थ होता क्या है। बैंडविड्थ होता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि मॉड्यूलेट होके जा रही है। अगर आपके मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी FM और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थी FC, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में 3 फ्रीक्वेंसी होती हैं, FC माइनस FM, FC और थर्ड है हमारा FC प्लस FM। तो हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस अगर आप देखें तो FC प्लस FM में से FC माइनस FM घटा दें तो वो आएगा ट्वाइस ऑफ FM। इसका मतलब जो आपका ऑडियो सिग्नल था या जो आपका मैसेज सिग्नल था उसकी फ्रीक्वेंसी का डबल होगा बैंडविड्थ के बराबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अबव द कंडक्टर? तो इस वाले क्वेश्चन के लिए बात करें, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये वाला डायरेक्शन हो गया ईस्ट, ये वाला डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है वेस्ट। अब आगे की तरफ नॉर्थ होगा, पीछे की तरफ साउथ होगा। करंट इन्होंने कहा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो इस डायरेक्शन में करंट है। अब इन्होंने कहा कि इस कंडक्टर में ऊपर की तरफ आ जाएं और मैग्नेटिक फील्ड बताएं, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो जाएगी, बल्कि मैं उल्टा बोल गया, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा आपका वो आएगा इस डायरेक्शन में करंट है, राइट हैंड ग्रिप रूल से आप चेक करें तो उसका डायरेक्शन आएगा ऐसा, यानी बाहर की तरफ या आगे की तरफ हमें कहना चाहिए, जो कि होगा नॉर्थ डायरेक्शन। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बात करें। इस क्वेश्चन में एक पीएन जंक्शन इंडिकेटेड है, लेफ्ट साइड में 4 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, राइट साइड में 1 वोल्ट है। पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है ये वाला, ये बात हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी पी साइड हायर पोटेंशियल पे है और एन साइड लोअर पोटेंशियल पे। तो एक बात तो पक्की है, सर्किट में करंट जाएगा। अब करंट की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि करंट आगे की तरफ जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस था, तो इस पीएन जंक्शन को हटा के आप ऐसे मान लीजिए जैसे एक स्ट्रेट वायर लगा हो। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस रह गया दोनों पॉइंट्स के बीच में 3 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस है 300 ओम। तो 3 वोल्ट्स को आप 300 ओम से डिवाइड कर दीजिए, करंट आ जाएगा 1/100 एम्पियर।
अगर वहीं पर ये उल्टा लगा होता तो ऐसे में यहाँ करंट हो जाता 0, कारण है वो रिवर्स बायस्ड हो जाता तो रेजिस्टेंस हो जाती इनफाइनाइट। इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बात करी जाए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि यहाँ पर इस कॉइल के अंदर स्टेडी स्टेट में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। सबसे पहले तो इस सर्किट को हमने रीड्रॉ करा। जब आप इसे रीड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा और आपको महसूस देगा ये कि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ज़रा आप सोच कर देखें, जो बीच में आपका डायगोनल रेजिस्टेंस है या जो डायगोनल में सोलेनॉइड भी है, वहाँ कोई करंट नहीं जाने वाला। जब उसमें करंट ही नहीं जाएगा तो एनर्जी स्टोर्ड होता है हाफ Li²। जब करंट ही नहीं गया तो ऑब्वियसली हाफ Li² भी 0 हो गया, तो एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया एक बच्चा है 2 मीटर लंबा है और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है किसी मिरर से। इन्होंने कहा उसने अपनी इरेक्ट इमेज देखी। इरेक्ट इमेज मतलब वर्चुअल तो होगी ही होगी, साथ के साथ इमेज की हाइट है 1 मीटर। अगर इमेज की हाइट 1 मीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 मीटर, तो ऑब्वियसली इमेज आपकी डिमिनिश्ड भी हो गई। और वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज केवल और केवल एक ही मिरर बनाता है, वो है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अपर्चर स्क्रीन का डिस्टेंस है 2 मीटर्स, यानी एक तरीके से स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। फ्रिंज विड्थ आपको गिवन है 1 मिलीमीटर। लाइट की वेवलेंथ बता रखी है 600 नैनोमीटर। यहाँ थोड़ी गलत टाइपिंग हो गई थी, मिलीमीटर लिखा है, वो नैनोमीटर होगा। क्वेश्चन में कहा गया अगर एक थिन प्लेट ग्लास की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और थिकनेस है 0.06 मिलीमीटर, उसे एक स्लिट के आगे रखा जाए तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट फ्रिंजेस का कितना होगा। तो हमें पता है ऐसे में शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न हो जाता है कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू टी इंटू म्यू माइनस 1, जहाँ d है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, स्मॉल d है स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, t है थिकनेस ऑफ द स्लैब और म्यू है उस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना तो हमें कैपिटल D दिए और ना यहाँ स्मॉल कैपिटल D इनफैक्ट हमारे पास है, स्मॉल d की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो अब उसके लिए क्या करें, हम फ्रिंज विड्थ का हमें फॉर्मूला पता है, वो होता है d लैम्डा बाई d। हमने दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करा तो यहाँ से हमारे पास शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ आ गया, वो आया w इंटू टी इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन लैम्डा। ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन थी, तो यहाँ से आपके पास शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न आ जाएगा 5 सेंटीमीटर्स। इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक यूनिफॉर्म डिस्क थी जिसका रेडियस a था, मास था m, वो अपनी एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही थी। आपने तभी क्या करा कि वहाँ पर उसके सेंटर से उसके रेडियस जितनी दूरी पर, या उसके एक तरीके से कहना चाहिए रिम पर, हमने एक मास m और अटैच कर दिया। तो इन्होंने हमसे ये पूछा है नई एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी। पहली बात तो ये, यहाँ टॉर्क 0 रहेगा। अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। अगर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करी जाए तो वो होगा आई ओमेगा, यानी ma² / 2 इंटू ओमेगा। बाद में जब हम उसे कोने पर रखेंगे रिम पर तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma², इसमें और ऐड हो जाएगा, तो नया एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ma² / 2 प्लस ma² इंटू ओमेगा डैश। तो हमारे पास नई एंगुलर स्पीड इसकी मदद से आती है ओमेगा अपॉन 3। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं हम। 20th क्वेश्चन में कहा गया रेशियो गामा जो होता है, एडियाबैटिक कांस्टेंट जो है, वो Cp अपॉन Cv होता है, ये बात हमें पता है। इन्होंने कहा कि अगर किसी गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट है कैपिटल M, तो हमें बताना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब सबसे पहली बात तो Cp अपॉन Cv गामा के बराबर है। मेयर्स इक्वेशन भी हमें पता है कि Cp माइनस Cv R के बराबर है। तो यहाँ से सॉल्व करके Cp आ जाता है गामा R अपॉन गामा माइनस 1। अब कुछ लोग को हो सकता है यही आंसर लगे, और बल्कि गलती से शायद हम लोगों ने भी यही दे रखा था। इसका करेक्ट आंसर C होगा। अब वो C कैसे है मैं बताता हूँ। इसमें है क्या, गामा R अपॉन गामा माइनस 1 जो है ये Cp की वैल्यू है, लेकिन ये मोलर हीट कैपेसिटी है। क्वेश्चन में हमसे मोलर नहीं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछा गया है। स्पेसिफिक वर्ड का मतलब ये होता है पर यूनिट मास। तो पर यूनिट मास के लिए मोल शब्द को हटाना पड़ेगा, तो Cp की यूनिट होगी जूल पर मोल पर केल्विन। तो आप एक मोल में जितना मास होगा उसे सब्सटीट्यूट कर दें, तो एक मोल का मास हो गया कैपिटल M, तो वो कैपिटल M क्योंकि मोल डिनोमिनेटर में था तो कैपिटल M भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और अब वैल्यू हो जाएगी जूल पर केजी पर केल्विन, और ये होगा आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा C। इसके बाद भी अगर आप लोग को अब कुछ डाउट हो तो आप सेंटर पे आके हम लोगों से पूछ सकते हैं।